पिछले एपिसोड में हमने देखा था ईके ने डीमन किंग के ऑफर को ठुकरा देता है और वो उनसे कहता है टाउन पर जो लोग हैं वो अब डीमन के साथ घुलने मिलने लगे हैं और ईके का सपना भी यही है कि वो ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां पर इंसान और डीमंस एक साथ मिलकर रहें। मुझे माफ कर देना, मुझे अभी कमांडर सेफिरो से काफी कुछ सीखना है और रिवेलियस को मैं एक ऐसा पहला टाउन बनाऊंगा जहां पर इंसान और डीमन दोनों एक साथ रह सकें। यहाँ से सीन कट होता है और ईके एक पहाड़ पर चढ़कर पूरे टाउन को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर सैटी आ जाती है और ईके उसे परेशान लग रहा होता है तो सैटी उससे इस परेशानी का कारण पूछती है और उससे कहती है जब से डुअल फाइट खत्म हुई है तब से तुम अंदर ही नहीं आ रहे हो। तभी ईके जमीन से कुछ मिट्टी को उठा लेता है और उससे कहता है इस टाउन की मिट्टी और क्लाइमेट दोनों ही काफी अच्छे हैं, हम इसे नॉर्थफॉल सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। तब सेटी इसके बारे में सोचने लगती है जिस पर ईके उसे बताता है हम बिना फील्ड को रैप्ट कराए काफी सारी चीजों को ग्रो कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम्हें जितनी टर्निप्स खानी है तुम उतनी टर्निप्स खा सकती हो। ये सुनकर सेटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सेटी को टर्निप्स काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ से सीन कट होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जिसकी आर्मी डीमंस पर हमला कर उन्हें खत्म कर रही होती है। इसके बाद फिर से हम ईके को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके खेतों पर बारिश करा रहा होता है, जिसे देखकर सेटी कहती है क्या ये है नॉर्थफॉल सिस्टम? पहले हम सीड्स को उगाते हैं, इसके बाद हम खेतों को खुला छोड़ देते हैं, इसके बाद हम घास उगाते हैं ताकि हम अपने भेड़ और गायों को खाना खिला सकें। हम अगर ऐसा करते हैं तो इसकी मदद से हम खेतों को काफी टाइम के लिए खुला छोड़ सकते हैं और हम इसी तरह इन सभी चीजों को रोटेट करते रहेंगे। अगर ये प्लान सक्सेस होता है तो कोई भी डीमंस और इंसान कभी भूखा नहीं रहेगा। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हम ईके को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस पर काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर सेटी उसके लिए चाय लेकर आ जाती है। कांग्रेचुलेशन, मैंने सुना कि तुम वाइस कमांडर के लिए प्रमोट हो गए हो। हाँ, तुमने सही सुना, वाइस कमांडर की जगह खाली थी तो उन्होंने मुझे वाइस कमांडर बना दिया। तभी यहाँ पर ईके का साथी आ जाता है जो कि काफी ज्यादा जल्दी में होता है और वो ईके को कुछ प्रॉब्लम के बारे में बताता है, लेकिन सेटी उसे ईके का नाम लेने के लिए मना करती है क्योंकि ईके अब वाइस कमांडर है। तब ईके का साथी इसके लिए उससे माफी मांगता है और कॉर्प्स कमांडर के ऑफर के बारे में पूछता है क्योंकि ईके ने इसके लिए मना कर दिया होता है। तब ईके कुछ भी नहीं बोलता और उससे यहाँ पर आने का कारण पूछता है। ये बात किंग के अलायंस के बारे में है, वो लोग अब मूव करने लगे हैं। कल रात जो सेकंड कॉर्प्स थी जो कि एलिस्टर को पकड़ने के लिए ट्राई कर रही थी वो कॉर्प्स हार गई है, जबकि इस कॉर्प्स के अंदर काफी ज्यादा स्किल्ड वाले वॉरियर्स थे और मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वो लोग इतनी बुरी तरीके से हार गए। ये सुनकर ईके बोलता है किंग की अलायंस को बुलाना उनके लिए काफी अच्छा रहा है। तब सेटी ईके से अलायंस के बारे में पूछती है। जो अलायंस ऑफ द किंग होती है वो किसी इंसान की प्राचीन टेक्निक्स में से एक होती है। जब किसी डीमन लॉर्ड की ताकत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है और कोई भी नेशन उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है तब सारे नेशंस एक साथ इकट्ठा होते हैं जिन्हें अलायंस कहते हैं और जब जब अलायंस बनी है तब तक डीमन लॉर्ड की आर्मी हार ही गई है। ये सुनकर ईके का साथी डर जाता है और कहता है कि तो फिर हमारे लिए भी काफी खतरा होगा। हाँ, इस समय हम इवेलियस में हैं और इनके अगले टारगेट हम ही होंगे क्योंकि हम लोगों ने अर्सेनल पर कब्जा किया है जो कि एक क्रिटिकल बेस है। अगर वो लोग हमसे अर्सेनल को लेना चाहते हैं तो वो हमारी बेस लाइन इवेलियस पर ही हमला करेंगे। वैसे देखा जाए तो 1-on-1 में डीमंस काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं पर उन इंसानों के सामने हमें काफी ज्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि वो सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनकी तादाद भी कहीं ज्यादा है। तो अगर रिवेलियस हार जाती है तो अलायंस आर्मी का अगला टारगेट अर्सेनल ही होगा। उन लोगों की संख्या भी हमसे कहीं ज्यादा है तो अगर वो लोग हम पर हमला करते हैं तो हम लोग आसानी से हार जाएंगे, जिस वजह से अर्सेनल भी हमारे हाथ से चला जाएगा और डीमन लॉर्ड की आर्मी को भी डीमन लॉर्ड के कैसल में वापस जाना होगा। तभी के इसके बारे में अपने मन में सोचता है अगर ऐसा हुआ तो उसका सपना भी टूट जाएगा जो कि है एक ऐसा टाउन बनाना जहाँ पर डीमंस और इंसान एक साथ मिलकर रहें। फिर ईके उन सभी को कहता है कि एक रास्ता है उन सभी को हराने के लिए। यहाँ से सीन कट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ईके को बताती है इन फायर आर्म को अलगमे के साथ कस्टर्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल है और फिर इसे शूट करके दिखाती है और कहती है एक बार शूट करने के बाद ये जो गन है वो तबाह हो जाती है। अलगमे के साथ हम काफी ज्यादा लिमिटेड चीजें हैं जो कर सकते हैं। इनकी पेनेट्रेटिंग पावर और ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा कमजोर होगी। हाँ,
ये तो काफी ज्यादा कमजोर है। तब सैफीरो ईके से पूछती है क्या हमें फायर आर्म्स की जरूरत है भी, हम मैजिक का इस्तेमाल करके इसे फ्लैटन भी तो कर सकते हैं। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होने पर इन्हें रीबिल्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और हम अलायंस से लड़ने वाले हैं तो हमें ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो सभी लोग आसानी से यूज कर सकें। ये सुनकर वो लड़की बताती है इनमें मास प्रोड्यूस करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर इसे पूरा करने का एक तरीका ये है कि हम इसके मेटल और इसके पार्ट्स को अलग अलग बनाएं। पर सैफीरो मना कर देती है क्योंकि ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तब ये लड़की उन्हें ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कहती है जो कि लोहे का काम करने में काफी ज्यादा माहिर हो। तब सैफीरो कहती है वो लोग तो सिर्फ ड्रॉप्स हैं और ड्रॉप्स ही इन्हें शायद बना पाए, पर ड्रॉप्स इंसानों से हार गए थे जिस वजह से वो सभी गायब हो गए हैं और ये भी नहीं पता कि वो लोग अभी कहाँ होंगे। और अगर हमें ऐसे वेपन्स बनाने हैं तो हमें काफी ज्यादा ड्रॉप्स की जरूरत पड़ेगी और इतने सारे ड्रॉप्स को हम कैसे एक साथ ला सकते हैं। ऐसा तो हम ड्वार्फ किंग को ही बुलाकर कर पाएंगे। अभी के टाइम पर ड्वार्फ किंग को स्मूथ किंगडम के अंदर कैप्चर कर रखा गया है। यहाँ से सीन कट होता है और हम उसी किंग को देखते हैं जो कि अपनी पिछली बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर इंसानों के कमांडर ने काफी सारे ड्रॉप्स को मार दिया होता है। देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया, जो मैंने कहा था अगर तुम कर देते तो ऐसा कभी नहीं होता। चुप हो जाओ, मैं कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी को तुम जैसे लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये सुनकर कमांडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर किंग देखता है कि उसके बेटे को भी पकड़ लिया गया है। अब कमांडर उसे धमकी देता है अगर किंग ने उसके लिए काम नहीं किया तो वो उसके बेटे को मार देगा। ये सुनकर किंग को उस कमांडर की बात माननी पड़ती है और सभी ड्रॉप्स उसके लिए काम करने लगते हैं। काम पूरा करने के बाद सभी ड्रॉप्स अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। फिर किंग अपने बेटे बेस्टन और बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं कि वो लोग अभी कहाँ पर होंगे। तभी अचानक से बाहर पर खड़े सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं और यहाँ पर लिलिथ आ जाती है और जेल को खोलकर उसके पीछे आने के लिए कहती है, पर राजा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। इस वजह से लिलिथ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उसे सुला देती है। तभी यहाँ पर ईके का साथी आ जाता है जिसका नाम जेरोन होता है और वो लिलिथ से पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तब लिलिथ उसे बताती है कि ये मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, इसीलिए मैंने इसे सुला दिया और किंग को यहाँ से लेकर चलने के लिए कहती है। तब जेरोन उसे उठाकर यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि उन पर हमला कर देते हैं और लिलिथ अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी को सुला देती है। ज्यादा दिक्कत खड़ी मत करो, ईके ने फाइट को अवॉइड करने के लिए कहा था। तभी अचानक से जेरोन के पास एक सोल्जर आ जाता है जिसे जेरोन एक जोरदार मुक्का मार देता है। ये देखकर लिलिथ कहती है तुमने तो फाइट शुरू कर दी और ये बात मैं ईके को बताऊंगी। ये सुनकर जेरोन काफी ज्यादा डर जाता है और ईके को ये बात बताने के लिए मना करता है। इसके बाद वो दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वो लोग देखते हैं चारों तरफ सोल्जर्स ने उन्हें घेर रखा था। वो सोल्जर उन पर हमला करने ही वाले थे, पर लिलिथ अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें बेहोश कर देती है। मैं तुम सभी को मारूंगी नहीं क्योंकि ईके ने ऐसा करने के लिए मुझे मना किया है। हाँ, मैंने इन लोगों को मना किया था कि अपने ऊपर काफी ज्यादा टेंशन ना लाएं, पर ये लोग तो अपने ऊपर काफी ज्यादा टेंशन ला रहे हैं। आखिर यहाँ पर इतने सारे सोल्जर्स क्यों हैं? मुझे तो लगा कि सभी अलायंस के साथ चले गए। सभी सोल्जर्स उन दोनों का पीछा कर ही रहे होते हैं। तभी जमीन से बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर बाहर आ जाते हैं जो कि उन सोल्जर्स को वहीं पर रोक देते हैं। तभी यहाँ पर ईके आ जाता है और कहता है तुम लोगों ने काफी अच्छा किया। ये सारे पत्थर आपने लगाए हैं ना? आप तो काफी कमाल के हो। तुम्हारे कंधे पर किंग है, उसे ऐसे तो मत पकड़ो, उसे नीचे उतारो। ये सुनकर जेरोन घबरा जाता है और किंग को गोल गोल घुमाने लगता है। तब ईके उसे नीचे उतारने के लिए कहता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं किंग और ईके दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तब किंग ईके से उसे यहाँ लाने का कारण पूछता है। तब ईके उसे वही गन दिखाता है और उससे पूछता है क्या तुम इसे अच्छे से बना सकते हो? हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर थोड़ा टाइम लेकर मैं इसे बना दूंगा। पर मैं इंसानों का काम क्यों करूँ? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए मना करता हूँ। तुम हमें वैसे ही यूज करने का सोच रहे हो जैसा कि इंसानों ने करने का सोचा था। तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर मैं तुम्हारा गुलाम कभी भी नहीं बनूंगा। ये सुनकर ईके किंग से कहता है ये सोचना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा नेचुरल है, पर मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे इसकी जरूरत है, क्योंकि ईके इंसानों और डीमंस के बीच में शांति लाना चाहता है। इसके बाद ईके उसे अपने साथ आने के लिए कहता है और ईके उसे अपने शहर पर ले आता है जहाँ पर डीमंस और इंसान दोनों ही एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं।
हैं। ये देखकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मैं इंसान और डीमंस को एक साथ खुशी से रहने देना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर मुझे समझ नहीं आता, इंसानों ने हमारा इस्तेमाल किया और हमारे ही कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब हम सभी ड्वार्फ्स इधर से उधर इस दुनिया में भटक रहे हैं। अगर तुम्हारी मदद से इंसानों की मदद होगी तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे इंसानों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम तब क्या करोगे जब मैं तुम्हारी शांति को वापस ले आऊंगा? अगर तुम ज्यादा से ज्यादा उस वेपन को बनाओगे तो मैं डीमन लॉर्ड से कहकर तुम्हारे ड्वार्फ किंगडम को दोबारा से बनवा दूंगा। ये सुनकर किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है एक नेशन को बनाने में कितना समय लगता है? उससे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। मैंने तो अपने साथी और अपने लोगों को भी खो दिया है। नहीं, तुमने कुछ भी नहीं खोया है। ये बोलने के बाद किंग को ईके उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर सभी ड्वार्फ्स काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर किंग का बेटा भी होता है और सभी लोग किंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। किंग का बेटा किंग को बताता है डीमंस अचानक से उन्हें यहाँ पर ले आए, उन्हें रहने की जगह भी दी और खाने के लिए खाना भी दिया और इसी वजह से हम लोग एक साथ रह पा रहे हैं। तब किंग का बेटा ईके से कहता है, तुमने तो सच में किंग को बचा लिया। और सभी ड्वार्फ से कहता है, किंग की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं ये हम दिखा देंगे। क्या अब तुम मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मदद करोगे? हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब तुम्हारे एम्बिशन को देखूंगा। और ईके से हाथ मिला लेता है। ईके से हाथ मिलाते टाइम किंग सोचता है कि डीमंस होने के बाद भी इसके हाथ इतने ज्यादा गर्म क्यों हैं। यहाँ से सीन कट होता है और हम ईके को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस पर वापस आ गया है। यहाँ पर सेठी काम कर रही होती है। उसे देखकर ईके उससे कहता है, तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। जब तुम फ्री होती हो तो तुम्हें बुक्स पढ़ लेना चाहिए। मुझे बुक्स तो पसंद है पर मुझे पढ़ना नहीं आता। अगर ऐसी बात है तो जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं तुम्हें बुक पढ़ना सिखा दूंगा। ये सुनकर सेठी खुश हो जाती है और उसे शुक्रिया कहती है। तभी यहाँ पर लिलिथ आ जाती है और वो बताती है जितने भी ड्वार्फ्स गुम हो चुके थे वो उन सभी को वापस ला चुकी है। फिर लिलिथ और सेठी दोनों आपस में ही लड़ाई करने लगती हैं। तभी जिरोन यहाँ पर आ जाता है और ईके को एक दिक्कत के बारे में बताता है, जिसे देखकर लिलिथ और सेठी दोनों ही उसे चुप रहने के लिए कहती हैं। ये देखकर जिरोन भी सोच में पड़ जाता है कि उसने क्या गलती कर दी है। यहाँ से सीन कट होता है और हम दुश्मन के एरिया को देखते हैं जहाँ पर एक सोल्जर आकर जनरल को बताता है डीमंस ने ड्वार्फ किंग को अपनी तरफ कर लिया है। मुझे पता नहीं कि ये डीमंस क्या सोच रहे हैं और वैसे भी वो बूढ़ा किंग पता नहीं क्या ही कर लेगा। और तुम ये बताओ इवेलियस के अंदर कितनी फोर्सेस हैं? इस समय पर 500 हैं और सारे फ्रिगेट कमांडर भी वहीं पर जा रहे हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, तो उनके नंबर्स बढ़ सकते हैं। ये सुनकर जनरल अपने सोल्जर्स के नंबर के बारे में पूछता है, जिस पर वो सोल्जर बताता है 12,000 सोल्जर्स। तो ठीक है, हमारा जीतना पक्का है और अब समय आ चुका है हमला करने का।